नमस्कार, मेरा नाम रतन लामा। मैं कर्सियांग के बहुत ही अंदर एक गांव में रहता हूँ। मैं उस वक्त 19 वर्ष का था। आज से ठीक 10 साल पहले की घटना में कहने जा रहा हूँ। आज भी उस घटना को सोचकर शरीर डर से ठंडा पड़ जाता है। उस घटना को सोचकर आंखें बंद करते ही मैं आज भी उसी वातावरण में हूँ ऐसा लगता है, और डर के कारण मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वह क्या घटना था अब मैं कहने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में उनका कोई परिजन जब गुजर जाते हैं तो नदी के किनारे उनके शव को जलाया जाता है। हमारे गांव में कई सारे हिंदू होने के कारण यही चलन था। गांव के पास स्थित उसी नदी के पास शव को जलाया जाता था। इसी कारण माँ बाबा हमेशा कहते थे कि रात के समय नदी के आसपास मत जाना। हमने उसी नदी के पास कुछ सब्जियों की खेती की थी। नदी के पास की मिट्टी अच्छी उपजाऊ देगी, यही सोचकर हमने वहाँ खेती की थी। इसी कारण हम समय समय पर देख रेख करने के लिए वहाँ जाया करते थे। प्राय मैं ही ज़्यादातर वहाँ जाया करता था। मैंने खुद कई तरकारियों का बीज बोया था और प्राय ज़्यादातर मैं ही उस खेत को देख रेख करता था। शायद इसी कारण मुझे उस छोटे से खेत के साथ लगाव हो गया था। माँ अपने संतान को जैसे प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही प्यार मुझे मेरे खेत से था। एक शनिवार की बात है। ऐसे ही कुछ 4:15 बजे थे। उस दिन कुछ काम न था मेरा, इसलिए मैं कुछ किताब खोलकर बैठा था। अचानक आसमान से तेज हवा आने लगा। देखते ही देखते वो 4:15 का समय रात का समय जैसा दिख रहा था। आसमान काले बादलों से घिरना शुरू हो गया था। हवाएं बहुत तेज होने लगी थी। घर के आगे कपड़े सुखाने के लिए जो 4 बांस में तार लगाया गया था, वो कपड़े सहित चारों बांस जमीन में गिर गया। उस वातावरण को देखकर ओहो, खेत का क्या हालत हो गया होगा, कहते हुए सोच आई। हवाएं ऐसे ही कुछ आधे घंटे तक चला। हवाएं कुछ कम होने पर मैं माँ से, माँ मैं ज़रा खेत को निहाल कर आता हूँ, हाँ, कहते हुए माँ के उत्तर सुनने से पहले ही मैं दौड़ पड़ा। माँ अंदर रोटियां बना रही थी। मैं साइकिल निकाल कर जाने लगा। माँ अंदर से हाथ आटे से सने हुए अवस्था में बाहर आई। चूल्हे के धुएं के कारण आंख तिरमिराते हुए माँ ने हाथ हिलाते हुए कहा, बाबू बाबू, कहते हुए पुकारा। मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे खेत ही घूम रहे थे। माँ के पीछे से बुलाने पर भी मैं बिना साइकिल रोके आगे बढ़ गया। हमारे घर से हमारे खेत की दूरी तकरीबन आधे घंटे की थी। साइकिल चलाते वक्त ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर को छूते हुए पीछे जा रही थी। ऐसे ही तो ठंड का मौसम था, ऊपर से ये हवाओं के कारण और भी ज़्यादा ठंडा लगना शुरू हो गया था। ऊपर आसमान में काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया था। उसी बादलों के अंदर हल्की हल्की बिजली दौड़ता दिखाई दे रहा था। ठंड के कारण मेरा नाक बहना शुरू हो गया था। मैं सी सी करते हुए साइकिल में आगे बढ़ता ही रहा। लगातार साइकिल चलाने के कारण मेरा शरीर में कुछ तापमान बढ़ना शुरू हो गया। अब पहले जितना ठंडा नहीं लग रहा था। रास्ते के खड्डों को पार करते करते मैं जितनी जल्दी हो सके खेत पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। साइकिल चलाते चलाते एकाएक वो पैडल लूज हो गया और साइकिल की गति कम होने लगी। फिर से इस साइकिल का चेन निकल गया। कितनी बार ये चेन निकलता है, धत। यह कहते हुए साइकिल को साइड करते हुए मैं साइकिल से उतरकर उस चेन को मिलाने लगा। हवाएं
अचानक से फिर से तेज होने लगी। समय का मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं हो रहा था। ऊपर देखता तो काले बादलों के कारण रात होने ही वाला है ऐसा दिखता। साइकिल के चेन को ठीक करके मैं पुनः खेत की तरफ बढ़ने लगा और आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच ही गया। वहां कईयों के खेत के पेड़ पौधे तेज हवा के कारण झुक सा गया था। हमारा खेत उस नदी के पास था। मैं वहां जाकर देखता हूं तो हमारा खेत ठीक ही लग रहा था। हमारे खेत में मैंने कुछ लताओं वाले पौधे भी लगाए थे, जिसको सहारा देने के लिए मैंने उन पौधों के पास कुछ डंडे गाड़ दिए थे। मैं साइकिल को सड़क के पास रखकर खेत के चारों तरफ घूमकर मुआयना करने लगा। चलो, शुक्र है कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, कहते हुए एक लंबी चैन की सांस लेने लगा। वातावरण अब और भी अंधकार होने लगा था। खेत पर सब कुछ ठीक देखने के बाद मैंने घर वापस जाने का निर्णय किया। साइकिल को एक हाथ से उठाकर पीछे घुमाया। साइकिल के सीट पर बैठकर पैडल को पांव से दबाए ही था कि पैडल फिर से लूज हो गया। ले जा, फिर से खुल गया। इसी समय खुलना था इसे भी। साइकिल से उतरकर नीचे बैठकर देखा तो साइकिल की चेन आपस में फंस गया था। मैं नीचे अपने घुटने मोड़कर बैठ गया और चेन को ठीक करने लगा। ठीक उसी समय मुझे एक आवाज सुनाई दिया। किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज थी वो। कुछ दूरी से आ रही थी वो सिसकती हुई रोने की आवाज। मेरा ध्यान तो चेन को मिलाने पर ही था। उस आवाज की तरफ मेरा ध्यान उतना नहीं गया, पर वो आवाज एक एक सेकंड के साथ साथ बढ़ता ही रहा। आवाज तेज होने लगा, और ज्यादा तेज और ज्यादा तेज। जैसे कि कोई बच्ची रोते हुए मेरे ही तरफ चलकर आ रही हो। मैंने अपने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। साइकिल का चेन ठीक हो गया था। मेरे ठीक पीछे वही नदी थी। नदी की स्रोत की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। साधारण तौर पर नदी की स्रोत की आवाज की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता, पर अभी कुछ देर पहले रोने की आवाज आई थी और अब वो आवाज एकाएक बंद होने की वजह से नदी की वो आवाज मेरे कानों पर ठोकर मार रही थी। मैं खड़ा हो गया और साइकिल को पकड़कर 2 कदम चला ही था कि मेरे ठीक पीछे से वही रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं अचानक डर से पीछे मुड़ गया। डर के मारे मेरे हाथ से साइकिल भी छूट गया और साइकिल नीचे गिर गया। मुझसे तकरीबन 30-35 पैदल दूर नदी के किनारे पर एक लकड़ी पर कोई बच्ची बैठी हुई दिखाई दी। नदी की तरफ मुंह घुमाकर बैठी थी वो बच्ची। उसका पीठ मेरे तरफ मुड़े होने के कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो देखने के साथ ही कुछ क्षण के लिए मैं भी सहम सा गया था, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ दूर दूर तक कोई न था। अगर वह बच्ची वहाँ पहले से ही बैठी होती तो पक्का मैं उसे पहले ही देख लेता। पर जो आवाज़ कुछ देर पहले मुझे दूर से पास आता हुआ सुनाई दिया था, शायद यही बच्ची दूर से रोते हुए इधर आकर बैठी होगी, कहते हुए सोचने लगा मैं। मुझे संदेह होने लगा कि कहीं ये बच्ची खो तो नहीं गई, इसलिए शायद रो रही हो। मैंने अपना कदम उस बच्ची की ओर बढ़ाया। वातावरण अब और ज़्यादा अंधकार हो रहा था। वो बच्ची लगातार रो ही जा रही थी। मैं उस बच्ची की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। हमारे बीच की दूरी 30 कदम, 25 कदम,
20 कदम करते हुए कम हो रहे थे। मैं दूर से ही बुनो बुनो कहते हुए आगे बढ़ा। हवाएं फिर से तेज होने लगी। ऊपर हल्की हल्की बिजली गरजने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ओहो, शायद बारिश होने वाला है कहते हुए चिंता होने लगा मुझे। मैं जल्दी जल्दी उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगा। बुनो बुनो कहते हुए मैंने फिर से उस बच्ची को बुलाया ही था कि एक जोरदार बिजली गरजा। उस बिजली की तीव्र रोशनी के कारण मेरा आंख तिलमिला सा गया और एक बार मेरा आंख बंद हो गया। और जब मैंने फिर से आंखें खोला तो 7-8 कदम दूर रही वो बच्ची अब वहाँ नहीं थी। सिर्फ वही लकड़ी का टुकड़ा था वहाँ। वह सिसक सिसक कर रोने वाली आवाज़ भी नहीं आ रही थी अब। फिर एक बहुत ही तेज हवा आता हुआ महसूस किया मैंने और एक हवा के साथ एक अजीब सी गंध भी महसूस हुआ था। मुझे ऐसा लगा मानो वो हवाएं मेरे कान से होकर जब गुजरा तो वो हवाएं मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। और जो वो गंध नाक में आया था वो गंध एकदम जला हुआ मांस की तरह था। बिजली पुनः एक और बार गरजा और उस समय जिस लकड़ी पर कुछ देर पहले वो बच्ची बैठी थी उस लकड़ी के पास कुछ और लकड़ियां और पड़ा हुआ दिखाई दिया मुझे। मैंने वहां उस तरफ जब कुछ ध्यान से देखा तो उन लकड़ियों से धुआं निकल रहा था। वह देखकर मेरे पांव बेजान सा होने लगा। सुनसान से उस वातावरण में बस नदी के स्रोत का ही आवाज आ रहा था और हवाओं के कुछ आवाज। मैं सीधा अपने साइकिल की तरफ भागा, साइकिल को उठाया और एक क्षण साइकिल पर न बैठते हुए साइकिल को हाथ से पकड़कर ही दौड़ने लगा। मैं बहुत तेज दौड़ा। कुछ दूर जाने पर साइकिल पर बैठकर अपनी पूरी ताकत से साइकिल के पैडल चलाने लगा। हाँफते हाँफते घर पहुंचने पर माँ ने कहा, क्यों इतनी अंधकार में खेत में गया तू? कहते हुए डांटने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता माँ कहने लगी, पड़ोस के गांव के रामे की बेटी खेलते खेलते ऊपर से गिरकर मर गई आज वो बच्ची। आज उसी के शव को जलाने की प्रक्रिया उस नदी के पास हुआ। आज उस मसान घाट पर न जाने से भी होता है तू। ठीक है, जा नहा ले जल्दी। मेरे दिल की धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। ऐसा लगा मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वही बच्ची और वो रोने की आवाज मेरे आंख और कानों पर आने लगा। उसके बाद कुछ 2 हफ्ते जैसा मैं बीमार पड़ा। उस 2 हफ्ते लगातार मैं वही सपना देखता, वही नदी के पास मैं और मेरे सामने वही बच्ची। सपने में भी ठीक वैसे ही रोती थी वो। मैं हमेशा सपने में उसके नज़दीक जाता और उसका चेहरा देखने की कोशिश करता, पर ठीक उसी समय मैं उठ जाता। आज भी कुछ अजीब सा लगता है उस दिन को सोचते हुए, जिसे मैं कोई रोती हुई बच्ची समझ रहा था, वो तो उसी बच्ची की आत्मा निकली। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो इसी तरह की कहानी सुनने के लिए स्कैरी बेल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे चैनल का कोई भी वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।